तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की क्लास भी पीछे वाली क्लास की तरह शानदार रहने वाली है, जिसमें अपन ने नाउन पढ़ा था। आज अपन प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, जिसे को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, आज की क्लास की खास बात वही रहने वाली है जो पिछले वाले क्लास की थी, कि इस टॉपिक को भी अपन है वो इंडक्टिव मेथड से पढ़ेंगे। अब आप कहोगे, मतलब अगर आपने पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो सर ये इंडक्टिव मेथड होता क्या है? तो देखिए, नॉर्मली जब आपको पूरे यूट्यूब पे, आपके कोई भी पेड कोर्स में, किसी भी ऐप पे जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो वो पहले आपको नियम दिखाते हैं, है ना? फिर उस नियम के देते हैं उदाहरण। लेकिन यहाँ अपन उल्टा करेंगे। जो साइकोलॉजिकल वे है, जो सबसे बेस्ट और प्रूवन मेथड है किसी भी चीज को पढ़ने का, आज अपन उसको फॉलो करने वाले हैं। उसमें होता ये है कि छात्र को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, और उस उदाहरण को वह इस तरह से समझता है कि उसके दिमाग है वो अपने आप ग्रामर का रूल है वो एक्वायर कर लेता है, यानी अपने आप ग्रामर का जो रूल है वो उसका दिमाग बना लेता है। चिंता मत कीजिए, ग्रामर का रूल मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में ना वो ग्रामर का रूल है वो आ जाएगा। आपका दिमाग है वो ग्रामर का रूल एक्वायर कर लेगा। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, यानी अगर आपका जो लेवल है वो जीरो है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस मेथड से आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो आपका बेस इतना शानदार होगा कि आज के बाद आपको कभी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस क्लास में अपनी इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब, ये क्लास पढ़ो भूल जाओ। ज्यादा से ज्यादा अगर कर सको तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कहीं पे कोई टेस्ट दे देना, आपका प्रोनाउन कहीं नहीं जाएगा, है ना? देखिए, इस प्रोनाउन में कम से कम 40 से 50 रूल है, जो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने इस मेथड से पढ़ लिया ना, तो आप सभी स्टूडेंटों से तो पहले ही आगे हो जाओगे। तो चलिए, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है अपने पढ़ाने के तरीके की। अब मैं थोड़ा उस पर उतर के, मतलब खड़ा होके भी दिखा देता हूँ, है ना? क्या बोलते हैं उसको, खड़ा होके भी दिखा देता हूँ, मतलब पास होके भी दिखा देता हूँ आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर। तो जो अपना पहला सवाल है वो एकदम सिंपल सवाल है, जो आप मतलब किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ो तो आपको जानना चाहिए कि प्रोनाउन की परिभाषा क्या है। आखिर प्रोनाउन है क्या, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस प्रोनाउन? कि प्रोनाउन की जो परिभाषा है वो क्या है। तो देखिए, अपन लोग हैं वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साहब संज्ञा, है ना? संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द है वो सर्वनाम कहलाता है। अगर अपन इसे इंग्लिश में देखें तो ऐसा कोई भी शब्द जो अपन नाउन की जगह रखते हैं, जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, वो क्या कहलाता है? वो प्रोनाउन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने बोला कि भाई, मान लो आप ये कहो, जैसे एक तो मैं ये बोलूँ कि साजिद खाना खाना चाहता है, और एक मैं ये बोलूँ आई वॉन्ट टू ईट फूड, है ना? तो यहाँ पे जो मैंने साजिद की जगह आई लगाया है वो असल में प्रोनाउन है। इतनी सी बात समझ के, तो चलिए इस चीज को थोड़ा आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस सवाल का है वो जवाब देते हैं कि ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, क्या वो नाउन है? कि भाई एक जो शब्द है वो यूज करता है एक्सप्रेस करने के लिए एक एक्शन को, एक स्टेट को, तो भाई साहब ये तो प्रोनाउन नहीं है। आगे चलते हैं फिर, ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। हाँ भाई, ये हो सकता है कि एक शब्द जो नाउन की जगह पे यूज दिया जाता है ताकि रिपीटेशन से बचा जा सके, है ना, पुनरावृत्ति से बचा जा सके। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई ए नाउन, ये नहीं होगा। वो एग्जेक्टिव होता है असल में, कि एक नाउन को बारे में अपने को और ज्यादा जानकारी दे या उस नाउन को बदल दे, ऐसा कोई शब्द, वो एग्जेक्टिव होता है, उसको अपना आगे पढ़ेंगे। ए वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉज, इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे, ये अभी आपके काम की चीज नहीं है। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि प्रोनाउन क्या होता है। ऐसा कोई भी शब्द जिसे तुम संज्ञा के स्थान पर रख सको, ताकि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति ना हो। इस चीज को चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, है ना? यानी ये जो रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके समझ में नहीं आया होगा अगर आप पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा उसे और गहराई में जाके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं गहराई में। एक सेंटेंस है कि रिया सेड दैट रिया विल गो टू द मार्केट व्हेन रिया फिनिश्ड हर वर्क। तो रिया ने कहा कि रिया पहले मार्केट जाएगी, है ना? रिया मार्केट जाएगी व्हेन रिया फिनिश्ड हर वर्क, जब रिया अपना काम खत्म कर लेगी। तो रिया ने कहा कि रिया मार्केट जाएगी जब रिया अपना काम खत्म कर लेगी। तो जो ये वाला सेंटेंस है, जो ये रिया के जो कर्मकांड है, उसमें आपको गलती कहाँ दिखाई दे रही है? यही ये सवाल पूछना चाहता है कि जो ये सवाल है उसमें गलती कहाँ पे है।
तो देखो वैसे तो कोई ग्रामेटिकल एरर इसमें है नहीं। अगर अपन कहें कि कोई स्ट्रॉन्ग, दो तरह के एरर होते हैं वैसे आपको बता दूं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग, है ना, जो भाई सेंटेंस को फॉर्म ही नहीं होने दे सकता। यानी अगर स्ट्रॉन्ग एरर हो तो वो सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, उसका अर्थ ही नहीं आएगा। एक होता है वीक एरर। इसे नॉर्मली चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में वीक एरर रखोगे तो ज्यादा लोग माइंड नहीं करते, लेकिन जब आप किसी ग्रामर का पेपर दे रहे हो तो अब आप वीक एरर भी नहीं रख सकते। आपका जो सेंटेंस है वो 100% प्योर होना चाहिए, 100% परफेक्ट होना चाहिए। तो इसमें एक वीक एरर है। वो वीक एरर क्या है कि यहाँ पे जो रिया नाम का वर्ड है, जो रिया नाम का वर्ड है ना, वो बार बार रिपीट हो रहा है ना। इससे बार बार नाउन की पुनरावृत्ति हो रही है और अपना सेंटेंस थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है। जैसे एक बार फिर से सुनो, रिया सेड रिया विल गो टू द मार्केट व्हेन रिया फिनिश्ड हर वर्क। तो ये सेंटेंस थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है। देखो ये वाला सेंटेंस सुनने में कितना अच्छा लगेगा, रिया सेड दैट शी विल गो टू द मार्केट व्हेन शी फिनिश्ड हर वर्क। तो जब आप रिया की जगह सी लगा देते हो तो नाउन की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, और जब नाउन की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती तो सेंटेंस सुनने में अच्छा लगता है और अपना सेंटेंस है वो 100% करेक्ट भी होता है। यानी नाउन क्या करता है, ये जो रिया शब्द बार बार रिपीट हो रहा है ना, इस रिपीटेशन को रोकता है और इससे सेंटेंस है वो सुनने में भद्दा नहीं लगता, अजीब नहीं लगता, और उसमें वीक एरर नहीं होता अगर आप रिया की जगह सी लगा दोगे तो, है ना। तो भाई साहब इस सेंटेंस में गलती क्या है, तो इस सेंटेंस में गलती है रिपीटेशन की। रिपीटेशन है पर्सनल नाउन का बार बार। समझ गए आप? आगे चलते। अब देखो आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक नाउन की परिभाषा जान ली है कि नाउन क्या होता है। फिर आपने ये जान लिया है कि नाउन की इंग्लिश में महत्व क्या है, यानी नाउन को सॉरी प्रोनाउन की परिभाषा जान ली है आपने। और फिर आपने ये जान लिया है कि जो प्रोनाउन है उसका इंग्लिश में महत्व क्या है, यानी प्रोनाउन की इंग्लिश में अपने को जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि बार बार भाई जो अपना पर्सनल नाउन है उसकी रिपीटेशन ना हो, इसलिए अपन उसकी जगह क्या लेके आए, अपन लेके आए प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के भी कुछ प्रकार होते हैं। देखिए आपको बताऊं कि किसी भी ये मान लो टॉपिक है या कोई भी पढ़ाई की कोई भी चीज है, उसको प्रकारों में क्यों बांटा जाता है, इसको अपने टाइप्स में इसलिए बांटा जाता है ताकि पढ़ना आसान हो। जो पढ़ना है ना, सॉरी पढ़ना है वो आसान हो जाए। अब मान लो मैं सारे आपको प्रोनाउन एक साथ इकट्ठा करके दे दूं, कहीं पे माई सेल्फ आ रहा है, कहीं पे वन आ रहा है, कहीं पे यू आ रहा है, कहीं पे दे आ रहा है, कहीं पे शी आ रहा है, कहीं पे ही आ रहा है, तो आप है वो कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरह से इनको पढ़ा नहीं जा सकता। अब इनको पढ़ने का अच्छा तरीका क्या है कि भाई हर एक चीज को अपन एक कैटेगरी में बांट ले और उस हिसाब से पढ़ ले, है ना। और आपसे ये सवाल भी पूछे जाएंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे आपके सवाल भी आएंगे। तो इन सारे सवालों के आपको मैं जवाब देने सिखाता हूँ कि पहले अपन बात करें कि भाई साहब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ना। तो ये एक तो प्रोनाउन का प्रकार है, और दूसरी बात कि रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो या तो किसी स्पेशल पर्सन को दिखाता है या किसी स्पेशल चीज को दिखाता है। उदाहरण के तौर पे जब अपन ने नाउन पढ़े थे, अपने पिछली वीडियो में अपन ने नाउन पढ़े थे, तो अपन ने पढ़ा था पर्सनल नाउन। जैसे किसी का भी नाम हो गया कि भाई साहब राम, श्याम, है ना, टॉमी, डॉगी, कुछ भी मान लो। डॉगी तो एक कॉमन नाउन हो गया, लेकिन टॉमी मान लो, तो टॉमी अगर आप किसी कुत्ते का नाम लोगे तो कोई स्पेशल कुत्ता आपके दिमाग में आएगा। जैसे आपके पेट का नाम अगर टॉमी है तो वही आपके दिमाग में आएगा। तो उसी तरह से है पर्सनल प्रोनाउन कि टॉमी का जब अपन भाई लिखते हैं सेंटेंस में और बार बार टॉमी का नाम न आए, उसको बचाने के लिए अपन यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, है ना। यानी ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए आता है, ये किसी स्पेसिफिक वस्तु के लिए आता है। पर्सनल प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, वी हो गया, दे हो गया। ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। चिंता मत कीजिए, इनको आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार थोड़े थोड़े प्रकार जान लो, 8 प्रकार क्या होते हैं, फिर इनको आगे अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो किड्स क्लासेस नाम से ही है ना। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखते समय पहले ये वीडियो को आराम से देख लो, फिर टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करना, फिर अपने कॉपी में चाहो वैसे नोट्स बनाना, क्योंकि कॉपी में नोट्स बनाना जरूरी होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकार दिखाने का काम करते हैं, यानी किसी चीज का किसी दूसरी चीज पे अधिकार दर्शाने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होता है।
उसका एग्जाम्पल होता है माइन, योर, हिज, हर्स, आर्स, देयर। ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस सेंटेंस में खुद की ही बात करने के लिए। जैसे अमित ने खुद को चाकू मार लिया, तो अमित किल्ड हरसेल्फ, या अमित स्टेब हरसेल्फ। ठीक है, खुद को चाकू मार लिया, तो करता भी वही और कर्म भी उसी पे हो रहा है ना। इस चीज को भी अपन आगे डिटेल में समझेंगे। फिर बात आती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, है ना। देखो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इशारा करना, कोई चीज करके दिखाना। तो मैं किसी चीज की तरफ इशारा करूं कि वो बड़ी, है ना, देयर इट इज, वो रही। तो दिस, दैट, दोज, ये जितने भी हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। आगे चलते हैं, 4 प्रकार हो गए, 4 और बाकी है। फिर बात आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। इनको भी अपन आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करना। ठीक है। फिर बात करते हैं, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया। फिर बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने के काम आते हैं, चिंता मत करो, आगे इनको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बात आती है इंडेफिनेट प्रोनाउन, कि भाई कोई काम है वो किसने किया आपको पता नहीं है ना। जैसे मान लो एक गिलास टूट गया, आपको पता नहीं है ये ग्लास टूट गया, लेकिन अगर आपको मम्मी को बताना है कि किसी ने ग्लास तोड़ दिया, तो आप क्या बोलोगे, है ना, समवन ब्रोक द ग्लास, किसी ने ग्लास तोड़ दिया, समवन ब्रोक द ग्लास। ठीक है। तो यहाँ पे वो समवन है ना, कोई, यानी कोई, कुछ, किसी को। तो ये क्या है, ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें आप श्योर नहीं होते कि ये काम किसने किया है ना। जैसे देखो समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, ईच, फ्यू, मैनी। ये क्या है, ये है भाई साहब इनडेफिनेट प्रोनाउन। और उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इनको भी डिटेल में अपन क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग ए पर्सनल प्रोनाउन। किन्हीं में से एक सेंटेंस चुनिए जिसमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज है वो बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल नाउन की जगह आता है, यानी यहाँ पे जो अपना पर्सनल नाउन है वो है रिया, है ना। तो यहाँ पे रिया की जगह सही पर्सनल प्रोनाउन चूज करना है। तो पहले तो अपने को ये पता चला चला कि भाई रिया है, एक पर्सन है। ठीक है, रिया एक पर्सन है। फिर पर्सन में भी वो फीमेल है। तो इतना तो अपन बचपन से पढ़ चुके हैं ना कि फीमेल के लिए क्या आता है, शी आता है। तो देख लो कहाँ पे रिया की जगह शी है। तो रिया इज हैप्पी, रिया वॉन द प्राइज नहीं, यहाँ तो रिया का रिया ही आ गया। रिया इज हैप्पी बिकॉज शी वॉन द प्राइज, तो यहाँ पे शी आ गया है, इसलिए ये सही होगा। चलिए इस चीज को थोड़ी और से डिटेल में समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी इन्हें 3 पर्सन में बांटा जा सकता है बोलने के हिसाब से। आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये लफड़ा क्या है इसको थोड़ा डिटेल से समझो। फर्स्ट पर्सन हमेशा वो इंसान होता है जो बोलता है ना। अब देखो, या तो अपन सिंगुलर में बोल सकते हैं या अपन प्लूरल में बोल सकते हैं, यानी या तो मैं अकेला बोल सकता हूं कि मैंने खाना खाया, या मैं 5-6 लोगों के लिए बोल सकता हूं कि भाई साहब हमने खाना खाया। समझ गए आप बात। और सेकंड पर्सन वो होता है जिससे अपन बात कर रहे हैं, है ना, जिससे अपन बात कर रहे हैं, यानी तुम, है ना, यू। अब चाहे आप एक हो, चाहे आप 10 जने खड़े हो सामने, दोनों के लिए क्या आएगा, यू ही आएगा। जैसे कि भाई तुमने खाना खा लिया, है ना, या अगर तुम लोग 10 जने हो, मैं बोलूंगा तुम लोगों ने खाना खा लिया, तो भी मैं यू ही यूज करूंगा। समझ गए। और थर्ड पर्सन वो होता है जो ही शी इट दे है ना, वो होता है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। मान लो थेर में बात कर रहे हैं और कोई तीसरा की आप चुगली कर रहे हैं, तो मत हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन, थे हो जाएगा सेकंड पर्सन, और जी की आप चुगली कर रहे हैं ना वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, यानी ही शी इट दे, है ना। तो अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ही आता है, ये तो वैसे आपको पता होगा लेकिन मैं बता देता हूं, मेल के लिए, यानी हमेशा बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, मैन के लिए आता है। शी आता है लड़कियों के लिए, यानी फीमेल के लिए। इट आता है किसी भी निर्जीव चीज के लिए, है ना। और दे आता है प्लूरल के लिए, यानी ही या शी अगर प्लूरल में हो तो उनके लिए क्या आता है, दे आता है। अब एक चीज और समझो तुम, ये आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ लिया। अब इनका सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, और पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव सब सीखेंगे। सब क्या है सब बताऊंगा आपको डिटेल में। तो आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी नाउन पढ़ो, तो इसकी 2 फॉर्म होती है। एक तो होती है प्लूरल, दूसरी होती है सिंगुलर, है ना। एक तो होती है प्लूरल, दूसरी होती है सिंगुलर। जैसे मैंने बोला आई,
तो आई की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? वी, यानी एक तो मैं बोल सकता हूं मैं और एक मैं बोल सकता हूं हम। ठीक है। अब मी जब आप सब्जेक्ट की जगह लिखोगे, सॉरी आई जब आप सब्जेक्ट की जगह लिखोगे तब तो आप आई लगाओगे, लेकिन जब आई को आप ऑब्जेक्ट की जगह लिखोगे जब आप मी लगाओगे, है ना। ये मतलब जिस नाउन को आप सब्जेक्ट की जगह लिखते हो वो तो कहलाता है उसका सब्जेक्टिव केस, और जिस नाउन को आप उसका रूप बदल के ऑब्जेक्ट की जगह रखते हो वो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी वह ऑब्जेक्ट की जगह आता है। तो अगर कहीं भी अपन सब्जेक्ट लिखेंगे तो अपन लिखेंगे आई, और कहीं उसे ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो अपन लिखेंगे मी। ठीक है, आगे देखो। और किसी चीज पर अधिकार दर्शाना है तो फिर अपन माइन लिखेंगे, यानी मेरा। जैसे यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, है ना। फिर ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। अब देखो पॉजेसिव एग्जेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है, थोड़ी ये चीज और समझ लो। पॉजेसिव प्रोनाउन है वो आता है पूरे नाउन की जगह, है ना, जबकि ये आता है जस्ट नाउन से पहले। मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन, है ना। देखो मैं दो तरीके से लिखूंगा, एक बार समझना। मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज माई पेन, ठीक है, और यहां पे मैं लिख दूं दिस पेन इज, ठीक है, इज माइन। अब यहां तो मैंने लिखा कि यह मेरा पेन है, और यहां पे मैंने लिखा है यह पेन मेरा है। दोनों चीजों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे तो अपन ने इसे एग्जेक्टिव की तरह लिखा है क्योंकि अपन ने नाउन से पेन से जस्ट पहले लिखा है, और यहाँ पे इस पूरी चीज की जगह अपन ने लिख दिया माइन, यानी मेरा है। समझ गए? तो ये होता है अंतर पॉजेसिव प्रोनाउन में और पॉजेसिव एग्जेक्टिव में। पॉजेसिव एग्जेक्टिव है वो नाउन से जस्ट पहले आता है, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर ही आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जो प्लूरल वी है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है एस, यानी अगर सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो वी रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो एस रखेंगे, और अगर अधिकार दर्शाना है तो आर्स, यानी यह चीज हमारी है तो दिस थिंग इज आर्स, यह चीज हमारी है ना, इससे अपन अधिकार दर्शाएंगे। वैसे इस पॉजेसिव प्रोनाउन को आगे थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे अपन। और फिर है आर, है ना, दिस इज आर कार, यह गाड़ी हमारी है ना, अधिकार दर्शाने के लिए। फिर बात करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए, है ना, तो इसका सिंगुलर भी यू ही होता है, प्लूरल भी यू ही होता है। इसका सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है ना। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, और पॉजेसिव एग्जेक्टिव है वो योर होता है। इस एग्जेक्टिव को ज्यादा सीरियसली मत लेना, बस अंतर समझ लेना कि प्रोनाउन में और एग्जेक्टिव में अंतर क्या होता है। जो एग्जेक्टिव है वो नाउन से जस्ट पहले आता है, या नाउन के बारे में अपने को और जानकारी देता है, और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह आता है। बस इतना अंतर समझ लेना, क्योंकि ये कैटेगरी दोनों में है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव में भी है, सॉरी ये प्रोनाउन में भी है, एग्जेक्टिव में भी है, ये कैटेगरी दोनों में है। तो इसलिए मैं आपको साथ में समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत लो। बाकी ये चीज है ना अपन आगे एग्जेक्टिव में डिटेल से पढ़ेंगे जो अपनी अगली क्लास होगी। और तुम लोग पागलों की तरह लगे हो कि सर क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई। अब आपको पता है इस तरह से पढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये स्लाइड्स बनानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं रह गई अकेली जान, तो क्या क्या करूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी क्लासें हो सके उतनी क्लासें लेके आऊँ, लेकिन अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए ना तो वो 1 महीने बाद ही होगी, जब मैं इस तरह से पढ़ाना कंप्लीट कर दूंगा। फिर मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आऊंगा रोज, उसमें तुम जितनी मर्जी से जितना ज्यादा तुमको पढ़ना है उतना रोज पढ़ लेना। फिलहाल थोड़ा सब्र करो, एक दो दिन से क्लासें में डालता रहूंगा। फिर बात करते हैं थर्ड पर्सन की, है ना, जिसमें क्या आता है ही शी इट। अब ये तो हो गया सिंगुलर, और प्लूरल हो गया दे, ये तो सिंपल सी चीज है आपको पता है। फिर देखो हिम, हर, इट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी अगर सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो अपन लिखेंगे ही शी इट, और इसी को अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो अपन लिखेंगे हिम हर इट। समझ गए? फिर पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हीज हर इट्स, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हीज हर्स इट्स। ठीक है, प्लूरल है दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, फिर आएगा देयर, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इस चीज को समझ में भी नहीं आए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इस चीज को आगे अपन और ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। ये टेबल मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये चीज आपकी समझनी जरूरी है। और बात कर लेते हैं अपनी टेस्ट सीरीज की। एक तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है और जो खरीदने की सोच रहे हैं, तो देखो ये इन्वेस्टमेंट है, तुम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो। 300 रुपए की तुम लोग कॉफी पी जाते हो, ये टेस्ट सीरीज तुम्हारा पेपर क्लियर करवा देगी, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, हर टॉपिक पे 35+ ट्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, सबकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी।
और बताओ क्या चाहिए। फिर तुम्हें टॉपिक वाइज तो टेस्ट मिलेंगे, और जब टॉपिक वाइज टेस्ट में अपलोड करना कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर तुम्हें मिक्स टेस्ट मिलेंगे, जिसमें मतलब बड़े बड़े करीबन मैं कोशिश करूंगा कि 10 टेस्ट तुम लोगों को दे दूं, है ना। ये सारे चीज है वो आपको मिलेगी अपनी किड्स क्लासेस ऐप पे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये मान लो कि इस टेस्ट सीरीज को और अपनी क्लासेस को अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, तो तुम्हारा सिलेक्शन है वो पक्का है, एकदम 100% है, क्योंकि ये टेस्ट मैंने बनाए इतने शानदार हैं कि तुम पूछो मत। तुम टेस्ट दोगे ना, तुम कहोगे सर ये रुपए कम है, इसकी मेरी गारंटी है। आगे चलो, आगे चलते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, निम्न में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो देखो, इट इज मी हु कॉल्ड यू, इट इज आई हु कॉल्ड यू, ठीक है। इट इज हिम हु कॉल्ड यू, या इट इज हर हु कॉल्ड यू। तो बताओ भाई साहब क्या होगा, है ना, क्या होगा बताइए, सही क्या होगा। इट इज मी होगा, इट इज आई होगा, इट इज हिम होगा, इट इज हर होगा। तो जो सही है ना वो होगा इट इज आई, है ना। जैसे सुनने में अपने को सही लगता है इट इज मी, लेकिन असल में सही होता है इट इज आई, है ना, इट इज आई, ये सही है। क्योंकि जो ये वाली फ्रेज है ना इतनी, ये सब्जेक्ट की जगह आई है ना, ये सब्जेक्ट की जगह आई है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो बस मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि कहाँ सब्जेक्टिव केस यूज होगा, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। इसके लिए तुम समझो एक छोटी सी चीज, ठीक है। जैसे ये वाला सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस को थोड़ी ध्यान से देखो, थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं इसको, मतलब कलर चेंज करके लिख लेते हैं ताकि तुम लोगों को आसानी हो, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ब्लैक ही कर लेते हैं, है ना। इट इज आई, है ना, हु कॉल्ड यू, ये देख लो, ठीक है, ये देख लो एक बार। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे आई क्यों आया है। अब एक चीज देखो, ये वाली क्या है, आप कहोगे सर ये वर्ब है ना। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, ये गुरुजी ऑब्जेक्ट है, ये तुम लोगों ने मेरे को बता दिया। लेकिन मैं कहूंगा कि जब कहीं भी इट सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद लिंकिंग वर्ब आ जाए, है ना, लिंकिंग वर्ब आ जाए। लिंकिंग वर्ब क्या है, ये वर्ब के टॉपिक में अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये ध्यान कर लेना कि इज एम आर वोज वर्ब, ये कभी भी अगर मेन वर्ब की जगह आए और आगे, है ना, आगे मतलब उससे पहले इट हो, यानी इट के बाद इज एम आर वोज वर्ब आ जाए, तो ये बात ध्यान रख लेना कि वहां पे जो इट है ना वो डमी सब्जेक्ट होता है ना, डमी सब्जेक्ट होता है, यानी नकली सब्जेक्ट होता है। असली सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आई है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आई। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज आई, है ना, इट इज आई हु कॉल्ड यू, यह मैं हूं जिसने तुमको बुलाया। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से बात है। शी गेव द बुक टू आई, शी गेव द बुक टू मी, शी गेव द बुक टू वी, शी गेव द बुक टू अस। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। अब बताओ इसमें सही सेंटेंस क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, इतने आप समझदार हो कि इसमें सही सेंटेंस ये वाला है। अब कहोगे सर सही सेंटेंस ये क्यों है, ये वाला सही सेंटेंस क्यों नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, ये क्या है, सर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये गेव क्या है, सर ये वर्ब है, ठीक है। ये द क्या है, सर ये आर्टिकल है, ठीक है। ये बुक क्या है, सर ये ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है। ये टू क्या है, ये सर प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, तो गुरुजी प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है इसलिए अपन यहाँ पे आई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे देखो, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो मी होती है, मी होती है, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। समझ गए, अपन क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे, इसलिए ये सही है। तो बस ये समझ लो कि सब्जेक्ट की जगह तुम्हें सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट की जगह तुम्हें ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, तुम्हारा पर्सन अपने आप सही हो जाएगा। बाकी इसलिए गलत है, ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे दो एस लिखे हुए हैं, अगर एक एस लिखा हुआ होता तो ये भी सही हो जाता। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
अब एक चीज और बताता हूं। अब मैंने ये तुमको मतलब पिछले नाउन की क्लास में भी बताया था, प्रोनाउन की क्लास में भी बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद है ना, हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है ना। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुमको कंफ्यूज कर सकती है, क्या? वो है बट, है ना, बट। अब बट है वो कंजक्शन भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। प्रीपोजिशन भी होता है, बट क्या होता है, कंजक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे? तो एक तो जब तुम सेंटेंस पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे कि बट कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है, क्योंकि कंजक्शन में तो बट का मतलब होता है लेकिन, है ना, और प्रीपोजिशन में बट का मतलब होता है के अलावा। अब इसको पहचानने का एक और तरीका है, वो तुम्हें मैं सिखाता हूं, है ना। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बट कहाँ पे प्रीपोजिशन है ना। तो सेंटेंस पढ़ो, एवरीवन बट ही वाज प्रेजेंट, ठीक है। एवरीवन बट हिम वाज प्रेजेंट, ठीक है। एवरीवन बट हीज वाज प्रेजेंट, ठीक है। एवरीवन बट हीज वाज प्रेजेंट। अब एक चीज देखो, है ना, आपको होगे सर दिखाओ, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बट के बाद मतलब बट यहाँ पे कौन से में प्रीपोजिशन के रूप में। तो मैंने क्या कहा, इसने पहले ही कह रखा है कि बट यहाँ पे मतलब जो सही सेंटेंस है उसमें बट प्रीपोजिशन के रूप में। तो मैंने एक बात बताई थी कि बट के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट आता है। तो अब यहाँ पे देखो ही दे रखा है, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? तो अगर तुम ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखोगे तो देखो ये रहा अपना ही, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। तो जहां पे भी बट के बाद हिम है वहां पे क्या है, बट क्या है, प्रीपोजिशन है। वहां पे बट क्या है, वहां पे बट है वो प्रीपोजिशन है। तो देखो यहाँ पे हिम है, तो ये बट क्या है, प्रीपोजिशन है ना। तो असल में ये सेंटेंस आपको पता है क्या है? इस सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। असल में ये सेंटेंस बताऊं क्या है? ये सेंटेंस इस तरह से, एवरी वन, है ना, वाज प्रेजेंट बट हिम, यानी उसके अलावा सब प्रेजेंट थे। तो अब ये है ना, ये इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। अब तुम इसे एंड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस यही है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ढूंढ लो, तुम्हारा सेंटेंस सही हो गया। एक चीज और बताता हूं तुम्हें, है ना। अब आप कहोगे सर वो बट का प्रीपोजिशन वाला तो लफड़ा समझ में आ गया, अब कंजक्शन वाला और बता दो। तो सीधी सी बात है, कंजक्शन क्या करता है ना। कंजक्शन का काम क्या है सर? दो सेंटेंस को जोड़ता, है ना, दो सेंटेंस को जोड़ना है। तो बस जहां पे आपको दो सेंटेंस मिले उसके बीच में बट टिका दो। दो सेंटेंस का मतलब है एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक तरफ, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक तरफ, बीच में बट बच गया। जैसे देखो यहां पे देखो, इस वाले सेंटेंस को समझो। ये देखो ये क्या है, ये है सर सब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब पूरा हो गया, कंजक्शन ढूंढ रहे हैं अपन। यहाँ पे देखो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। दूसरे वाले सेंटेंस को देखो कि यहाँ पे तो आ गई क्या, सब्जेक्ट आ गया, ये आ गई अपनी वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ गया और ये आ गई अपनी वर्ब। तो यहाँ पे इसका मतलब है एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, और बीच में इन दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ दिया, बट ने जोड़ दिया। तो यहाँ पे बट क्या है, यहाँ पे जो बट है वो है क्या, कंजक्शन, कंजक्शन है। आई वॉन्टेड टू प्ले बट ही वॉज बिजी, मैं खेलना चाहता था लेकिन वो बिजी था भाई साहब, वो व्यस्त था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस मैं यही समझाना चाहता था कि जब भी बट प्रीपोजिशन की जगह होगा तो अपने जस्ट बाद वो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन जब बट प्रीपोजिशन की जगह न होकर कंजक्शन की जगह होगा तो वो दो सेंटेंसों को जोड़ेगा। ये चीज समझ लेना। अगर ये चीज मुश्किल लगे तो चिंता मत करना, आगे जब आप कंजक्शन पढ़ोगे और भाई कंजक्शन पढ़ोगे, एग्जेक्टिव पढ़ोगे, वर्ब पढ़ोगे, तो ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी तुम्हें। बस धीरे धीरे तुम अपनी क्लासे देखते चलो। जब ये 9 क्लासे पूरी हो जाए ना, यानी मैं पार्ट ऑफ स्पीच की 8 या 9 क्लासे लूंगा, जब वो पूरी हो जाए ना, तब अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताना। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस विथ पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना।
निम्न में से, अब देखो मैंने ये इसलिए जोड़ा है कि मैं आपको अच्छे से अंतर बता सकूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अब इसने बोला है एडजेक्टिव, तो हमेशा एडजेक्टिव पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि वो जस्ट नाउन से पहले आएगा, है ना, नाउन से जस्ट पहले आएगा। तो पहले तो नाउन ढूंढो इनमें, तो सर एक तो ये नाउन रहा, एक ये नाउन रहा, है ना, एक ये नाउन रहा, और एक ये नाउन रहा। अब एडजेक्टिव ढूंढ लिया, अब पजेसिव एडजेक्टिव ढूंढते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है अधिकार दर्शाने वाला। ठीक है, अब चलो देखते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, नाउन से जस्ट पहले आता है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव 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 है। तो क्या द बैग सुनने से आपको किसी का अधिकार दिख रहा है बैग पे, द बैग? तो नहीं सर, अधिकार नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं है। फिर देखो द पेन, तो द पेन दिख पढ़ने से आपको कोई अधिकार पता चल रहा है? सर नहीं पता चल रहा। लेकिन जब आप पढ़ो माई बुक, मेरी किताब, तो आपको अधिकार का पता चल रहा है कि भाई साहब ये किताब मेरी है ना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या करता है, आपको अधिकार बताने का काम करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। अब मैंने ये चीज तुमको इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पे ही ऊपर देखोगे तो तुम्हें पॉजेसिव प्रोनाउन मिलेगा, यहाँ पे तुम नीचे देखोगे तो तुम्हें पॉजेसिव प्रोनाउन मिलेगा, यहाँ पे तुम नीचे देखोगे तुम्हें पॉजेसिव प्रोनाउन मिलेगा, यानी बिना नाउन के है। देखो दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है ना, यह किताब मेरी है। और वहीं नीचे लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, यानी यह मेरी बुक है ना, यह मेरी बुक है। तो यहाँ पे तो देखो ये दोनों साथ साथ आ गए और यहाँ ये दूर आ गया, मेरी किताब है। तो जब नाउन आसपास नहीं हो तो ये प्रोनाउन है ना, और जब नाउन आसपास हो तो ये क्या है, एडजेक्टिव। सॉरी, ये भी प्रोनाउन ही है ना। ये सारे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे मेरी किताब, यहाँ पे मेरी क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन जब मैं ये बोलूँ यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला बोला है मैंने मेरी है, तो ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। देखो इस चीज को समझाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद पॉजेसिव प्रोनाउन। अब वही बात है, अब पॉजेसिव प्रोनाउन ढूंढना है, तो बस बिना नाउन के अधिकार दर्शाने वाले शब्द ढूंढ लो। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा है माइन, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। तो अब इस चीज को मैं और ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि चीजें ज्यादा समझाने से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो बस वही बात है कि भाई बिना नाउन के आ गया ना, नाउन आसपास नहीं है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया है। अब बात करते हैं, ये देख लो बस पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने लिख के दे रखा है, अगर तुम्हें समझ में ऐसे नहीं आए तो इसको पढ़ लेना कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये दोनों मैंने लिख के दे रखा है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की परिभाषा है। इन दोनों को मैंने अलग अलग दे रखा है ताकि तुम इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हो। एक बार फिर से अपने थोड़ी टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं कि अपने टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। देखिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यार तुम इस चीज़ का फायदा उठाओ। सच्ची में मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ तो मेरे को पता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, मिक्स टेस्ट मिलेंगे, तुम्हें टीचिंग मेथड पे इस पे सवाल मिलेंगे, तुम्हें आपके जो लिटरेरी फिगर है, लिटरेरी टर्म्स है, उन पे इसमें सवाल मिलेंगे, है ना। और ग्रेट एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो उसका वही जवाब मिल जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और ये देख लो अब दीपावली का टाइम है, तुम लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे भी होंगे, तो उसे अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो ताकि अब की बार दुख पालो, आगे दुख पानो नहीं पड़े। अब की बार मैं देता हूँ तुम्हें गारंटी की सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन की गारंटी सॉरी मैं देता हूँ। पक्का होगा अगर मैं कह रहा हूँ वैसे मेहनत करोगे तो। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी इज स्मार्टर। अब देखो अब मैं जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना उसको बहुत ध्यान से समझना है ना। अब मैं जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाऊंगा वो बहुत ध्यान से समझना है। पहले बताओ मेरे को कि निम्न में से कौन सा एक करेक्ट सेंटेंस है। सी इज स्मार्टर देन मी, सी इज स्मार्टर देन आई, सी इज स्मार्टर देन माइन, और सी इज स्मार्टर देन माई। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे वो इनका गलत है। ठीक है, ये बताओ ये क्या है, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, क्योंकि ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गए ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन आ गए, तो इनका यहाँ कोई काम नहीं है। अब बताओ सी इज स्मार्टर देन मी होगा या सी इज स्मार्टर देन आई होगा। वह मुझसे ज्यादा स्मार्ट है
तो देखो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी आप कंपैरिजन करो, है ना, तो हमेशा हमेशा क्या करोगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करोगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करोगे, है ना। ये चीज ध्यान रखिए कि जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन करो ना तो सब्जेक्ट के साथ ही करना है, जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करो ना तो ऑब्जेक्ट के साथ ही करना है, जब नाउन का कंपैरिजन करो तो नाउन के साथ ही करना है, जब प्रोनाउन का कंपैरिजन करो तो प्रोनाउन के साथ ही करना है। यानी हमेशा कंपैरिजन दो समान चीजों में होगा, दो बेमेल चीजों में कभी कंपैरिजन नहीं होता। यानी तुम कंपेयर कर सकते हो क्या गधा गाड़ी और एक स्पोर्ट्स कार के बीच, कंपैरिजन करने का मतलब कोई लॉजिक बनता है क्या, है ना। या तुम कभी भी घोड़े और गधे के बीच कंपैरिजन कर सकते हो क्या, कंपैरिजन करने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों की अलग अलग खासियत है, दोनों में अलग अलग गुण है, दोनों में अलग अलग दोष है, दोनों कैटेगरीज भी अलग अलग है। तुम गणित का इंग्लिश के साथ कंपैरिजन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, है ना। तुम ये मानो कि कोई क्रिकेटर का फुटबॉल के खिलाड़ी के साथ कंपैरिजन कर सकते हो क्या, नहीं होगा। क्रिकेट के खिलाड़ी का क्रिकेट के खिलाड़ी के साथ कंपैरिजन होगा, स्पोर्ट्स कार का स्पोर्ट्स कार के साथ कंपैरिजन होगा, गधे का गधे के साथ कंपैरिजन होगा, घोड़े का घोड़े के साथ कंपैरिजन होगा। तो उसी तरह सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, शी इज स्मार्टर, है ना, अब देन, यानी वह मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो एक चीज देखना आप कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट तो दिख रहा है लेकिन कहीं पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट आपको कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसीलिए सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। समझ गए आप मेरी बात। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में सिर्फ है ही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ ही कंपैरिजन करेंगे ना, इसलिए यहाँ पे अपन ने ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना इसका सब्जेक्टिव केस लिखा है। तो सी इज स्मार्टर देन आई सही होगा, सी इज स्मार्टर देन मी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, सी है वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब एक चीज और देखते हैं, है ना। दे रिस्पेक्ट हिम मोर देन, अब यहां पे क्या आएगा कि वह उसकी इज्जत करते हैं मेरे से ज्यादा, है ना। तो वो, अब मान लो अपन अपनी बात करेंगे, वह उसकी इज्जत करते हैं मेरे से ज्यादा, तो किन दो लोगों की इज्जत की कंपैरिजन हो रहा है भाई साहब, एक तो इसकी इज्जत का और एक हमारी जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, और देखो इतनी देर हो गई हमें पढ़ते हमें पता चल गया है कि ये ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो अब हिम से कंपैरिजन करवा रहे हो तो सीधी सी बात है कि जो बाद में वाला शब्द है, ये वाला शब्द है, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो आप कहोगे सर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, है ना। तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा मी, क्योंकि मैंने बताया था कि इससे कंपैरिजन हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे मी आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मेरी बातें हैं वो समझ में आ रही होगी, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, जैसे मान लो कि मैं तुम, है ना, जैसे मान लो मैं तुम और कोई मनीष नाम का लड़का है अपने साथ, हम तीनों घूमने गए हैं। तो तुम जचाओगे किस हिसाब से कि भाई फर्स्ट पर्सन कहाँ आना चाहिए, है ना, जो सेकंड पर्सन है वो कहाँ आना चाहिए और थर्ड पर्सन है वो कहाँ आना चाहिए। इससे बाकायदा रीट में सवाल आया हुआ है पहले, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन का ऑर्डर की प्रोनाउन है वो किस तरह से आप जचाओगे। तो एक इंटरेस्टिंग सी आपको चीज बताता हूं, ये वाला सेंटेंस देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या है, आई ही वेंट टू द मार्केट, मैं और वह मार्केट गया, ही एंड आई वेंट टू द मार्केट, वह और मैं मार्केट गया, है ना। ही एंड मी वेंट टू द मार्केट, अब ये तो सरासर गलत हो गया, और ही मी एंड ही वेंट टू द मार्केट ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई, सब्जेक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन। अब एक चीज देखना, जो प्रोनाउन का ऑर्डर है ना, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर वो क्या होता है 231। अब इस चीज को रट लेना, 231 है ना, सॉरी 231, है ना, 231 होता है। यानी पहले तो आता है सेकंड पर्सन,
फिर आता है थर्ड पर्सन, फिर आता है फर्स्ट पर्सन। अब आप कहोगे सर ये क्या लफड़ा है? जैसे मान लो अपन दो बात कर रहे हैं, अब आप मम्मी के पास जाओगे कि मम्मी मेरे को खाना खाना है ना, मेरे को और मेरे दोस्त को खाना खाना है, तो आप किस तरह से बोलोगे? ही एंड आई वॉन्ट टू ईट फूड। पहले उसको रखोगे, फिर खुद को रखोगे, फिर है वो कोई और बात करोगे आगे। अगर कोई तीसरा पर्सन है बीच में, जैसे मान लो आप हो, आपका दोस्त है और आपको खाना खाना है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी ही एंड आई वॉन्ट टू ईट फूड। लेकिन अब आप तीन जने हो, आप हो, आपका दोस्त है और आपका एक दोस्त रास्ते में है, वो आ रहा है, तो अब आप कैसे बोलोगे? तो आप बोलोगे सॉरी, आप बोलोगे ही एंड मनीष एंड आई वांट टू ईट फूड। यानी पहले तो आप रखोगे वो सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो उसको, फिर तीसरा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसको, और फिर रखोगे खुद को आगे। अब ऐसा करने का कारण क्या है? यानी पहले आपने सेकंड पर्सन क्यों रखा, फिर आपने थर्ड पर्सन क्यों रखा, फिर आपने फर्स्ट पर्सन क्यों रखा? मतलब ये सीक्वेंस अपन ने क्यों बनाया? तो देखिए, जो अंग्रेज लोग हैं वो अपनी भाषा को सभ्य भाषा मानते हैं। अपन नहीं मानते, लेकिन ये उनका मानना है कि उनकी भाषा सभ्य भाषा है। और ये नॉर्मल एटिकेट है, ये संस्कार है कि जब कभी भी अपन कोई बात कर रहे हैं, है ना, कोई भी अपन अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं या कोई भी अपन किसी को ऑफर दे रहे हैं, तो पहले अपन सामने वाले को ऑफर करेंगे कि आप, फिर जो यहाँ पे नहीं है उसके बारे में, और सबसे एंड में अपने आप को रखेंगे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले वो जो यहाँ पे मौजूद है, मतलब जिससे अपन बात कर रहे हैं उसको रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। ये एक नॉर्मल संस्कार होता है, बात करने का संस्कार होता है कि पहले मेहमान को इज्जत देना और सबसे आखिर में खुद की बारे में बात करना, है ना। जैसे अब जैसे यहाँ पे देखो, ही एंड आई वेंट टू द मार्केट, तो पहले अपन ने ही का नाम लिया, उसके बाद अपना नाम लिया। क्यों? क्योंकि अपन ने ही को थोड़ा सा क्या कर दिया, रिस्पेक्ट दे दी है यहाँ पे। ही एंड आई वेंट टू द मार्केट। अब एक और चीज समझाऊंगा ना, तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वाली बात, कि जब कभी भी अपन किसी पे ब्लेम डाल रहे होते हैं, है ना, या कोई गलती है उसको स्वीकार रहे होते हैं, जैसे मान लो आप और आपका दोस्त खेल रहा था, है ना, आप यानी जैसे मैं और मेरा दोस्त खेल रहा था, मैं एंड मेरा दोस्त है ही, वो खेल रहे थे और अपन ने हमने कोई कांच तोड़ दिया। तो अब मेरी मम्मी ने पूछा कांच किसने तोड़ा, तो मैं उस समय क्या बोलूंगा? आई एंड ही ब्रोक द ग्लास। ठीक है, ब्रोक द ग्लास। तो जब गलती माननी हो या कुछ ऐसा काम करना हो जो नेगेटिव हो, जिसमें मतलब या मान लो या तो कोई ब्लेम अपने ऊपर लेना हो या कोई गलती माननी हो, तो सबसे पहले भाई गलती मैंने की है, सबसे पहले अपना नाम लोगे, फिर सेकंड पर्सन का नाम लोगे, फिर थर्ड पर्सन का नाम लोगे। समझ गए आप मेरी बात? तो इस तरह से आपको प्रोनाउन का ऑर्डर रखना है कि नॉर्मल सिचुएशन में तो प्रोनाउन का ऑर्डर होगा 2 3 1, और जो मुश्किल भरी सिचुएशन होगी जिसमें गलती, पनिशमेंट या ब्लेम लेना होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 2 3। समझ गए? आगे चलते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। तो पहले तो तुम जान लो कि ईच, आइदर, नाइदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच आता है दो लोगों के लिए, है ना। आइदर आता है दो में से एक के लिए, नाइदर आता है दोनों ही नहीं। उदाहरण से समझो, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। जो दोनों स्टूडेंट है दोनों ने ही अपने असाइनमेंट जमा करवा दिए हैं। लेकिन ये बात याद रखना, जब अपन ईच का यूज करते हैं ना, ईच का यूज करते हैं, तो अपन दोनों की इंडिविजुअली बात करते हैं, है ना, यानी दोनों की एक एक करके बात करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जब भी अपन ईच का यूज कर रहे हैं ना दो लोगों के लिए, तो अपन दोनों की एक एक करके बात कर रहे हैं, दोनों की साथ में बात नहीं कर रहे, है ना। दोनों को एक यूनिट की तरह बात नहीं कर रहे, दोनों की अलग अलग करके बात कर रहे हैं। इसलिए ईच अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है ना, ये चीज याद रखना। ईच अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रोनाउन आपको दिखने में आसान लग रहा होगा, भाई साहब मुश्किल है, आपको पता चल गया होगा प्रोनाउन मुश्किल है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। आइदर दोनों में से एक, तो सीधी सी बात है एक की बात हो रही है तो ये भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। और नाइदर दोनों ही नहीं, तो जब दोनों ही नहीं है तो अपने आप सिंगुलर वर्ब हो गई। चलो इसे थोड़े उदाहरणों के साथ पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट साथ में ही पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो।
चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस है उसको चूज करो, सही सेंटेंस ढूंढो। ईच स्टूडेंट्स आर रेडी, ईच स्टूडेंट इज रेडी, ईच स्टूडेंट आर रेडी, है ना। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी, तो बताइए इसमें सही क्या होगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ईच स्टूडेंट इज रेडी, है ना। ये मैंने अभी पहले ही बताया था, ईच अपने साथ क्या लेता है, ईच अपने साथ लेता है सर क्या, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि अपन एक एक करके बात कर रहे हैं स्टूडेंटों की, एक साथ बात नहीं कर रहे, इसलिए इसलिए नहीं, इसलिए ईच अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। वैसे ही यही बात होगी आपके आइदर के साथ, है ना। एक चीज याद रखना, कभी भी जैसे ईच ऑफ, है ना, आइदर ऑफ, है ना, नाइदर ऑफ, जब कभी भी ये वाला आपको प्रीपोजिशन की जगह आपको ऑफ दिखाई देना, है ना, तो आपको उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लिखना होगा, है ना। प्लूरल नाउन देखो, ईच ऑफ द पाथ्स, अब ये ईच ऑफ द पाथ है ना, ये यहीं पे गलत हो गया, है ना। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी। अब इसको देखो, यू कैन टेक आइदर ऑफ द पाथ्स, है ना, यू कैन टेक आइदर ऑफ द पाथ, यू कैन टेक आइदर पाथ्स, और यू कैन टेक पाथ्स ऑफ। तो देखो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, है ना। अब यू कैन टेक आइदर ऑफ द पाथ्स और यू कैन टेक आइदर पाथ, है ना, इसमें बताओ सही क्या होगा। यू कैन टेक आइदर ऑफ द पाथ्स और यू कैन टेक आइदर पाथ, ये दोनों सही है ना, ये दोनों सही है, ये दोनों सही होंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ये दोनों सही होंगे, क्योंकि आइदर ऑफ द पाथ्स या आइदर पाथ दोनों सही है, ठीक है। आइदर के बाद अगर ऑफ आ जाए तो पाथ्स आएगा, और आइदर के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, सीधा ही नाउन है, तो क्या आएगा, तो भाई साहब फिर आप प्लूरल नाउन लिखोगे। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, है ना। अब देखो सीधी सी बात है, नाइदर आ गया, उसके बाद ऑफ आ गया, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन सब में है, तो ये चीज तो सही है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नाइदर हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है, क्योंकि ये गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स है, ये जितनी भी गर्ल्स हैं, ये इस ऑफ का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब अभी भी नाइदर के हिसाब से ही लगेगी, तो नाइदर के बाद आपको पता है इज आएगा, इसलिए ये सही हो गया। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज करेक्टली यूज्ड एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो अच्छे से यूज किया गया है। तो भाई साहब ये सवाल सही करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जब करता कोई काम करता है और वो काम लौट के वापस उसी पे आ जाता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उदाहरण के तौर पे, सुमित ने खुद को चाकू मार लिया, सुमित ने खुद को चाकू मार लिया, तो चाकू किसने मारा, सुमित ने, किसको मारा, खुद के ना, तो सुमित ने खुद के चाकू मार लिया, तो काम क्या हुआ, किया भी सुमित ने और वो काम लौट के आ गया भी वापस सुमित पे, है ना। या ऐसे देख लो कि भाई अलका ने खुद के लिए खाना बनाया, है ना, अलका कुक्ड फॉर हर सेल्फ, अलका कुक्ड फॉर हर सेल्फ। अब यहाँ पे आपको पता है कि खाना ने अलका ने ही बनाया है, और बनाया किसके लिए है, खुद अलका के ही लिए बनाया है। तो जब कोई करता कोई काम करता है और वो लौट के उसी पे आ जाता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अब देख लेते हैं, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द एग्जाम, उसने खुद को एग्जाम के लिए तैयार किया। ही प्रिपेयर्ड हिम फॉर द एग्जाम, ये नहीं होगा, है ना। ही प्रिपेयर्ड हिज फॉर एग्जाम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो उसने खुद को एग्जाम के लिए तैयार किया, है ना, ये सही होगा। अब थोड़ा सा अपन क्या है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो मैं, माई सेल्फ, यानी मैं मेरे लिए, यू योर सेल्फ, तुम तुम्हारे लिए, है ना, हिम हिमसेल्फ, वो उसके लिए जब अपन किसी लड़के की बात कर रहे हो, हर हर सेल्फ, वह उसके लिए जब किसी लड़के की बात कर रहे, लड़की की बात कर रहे हो, इट इट सेल्फ जब किसी निर्जीव चीज की बात कर रहे हो, अवर अवर सेल्फ यानी हम हमारे लिए, योर सेल्फ जब बहुवचन की बात हो रही हो, है ना, ये बहुवचन के लिए आता है, ये वी आता है ना, ये बहुवचन के लिए आता है ना, और देम सेल्व्स, है ना। तो देखो सिंगुलर में तो आएगा सेल्फ और प्लूरल में आएगा सेल्फ, है ना। देखो सिंगुलर, सिंगुलर में आए तो एंड में आएगा सेल्फ, और प्लूरल में क्या आएगा, सेल्व्स, सेल्व्स आएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखो ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जैसे इंजॉय हो गया, अम्यूज हो गया, एक्वाइट हो गया, अवेल हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब्सेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, अडोप्ट हो गया, प्राइड हो गया, ब्रिंग हो गया, बाय हो गया, गिव हो गया, मेक हो गया, सेंड हो गया, राइट हो गया, ईट हो गया, रीड हो गया, सी हो गया। अगर इनके बाद, है ना, इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे, इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे तो आपको क्या लगाना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अगर इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। बस ये समझ लेना कि ये वर्ब है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ बहुत ज्यादा आती है ना। आगे चलते हैं, एक बार फिर से अपनी टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में ये आखिरी बार है जब मैं इस टेस्ट सीरीज की बात करूंगा। तो देखो सीधी सी बात है, अपनी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होगी, है ना, टॉपिक वाइज होगी। अपनी टेस्ट सीरीज में सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूंगा, अपनी टेस्ट सीरीज में उन्हीं कॉन्सेप्ट पे पर्सन होंगे जो आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अपनी क्लास से बाहर आपके थर्ड ग्रेड में सवाल नहीं आएंगे, इसकी भी चिंता मत करना। पहले आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको मिक्स टेस्ट भी मिलेंगे, ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि आपको करीबन 5 से 6 लाइनों की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, यानी अगर कोई आपकी गलती हो गई है तो उसे वहीं आप है ना समझ पाओगे। आपको फिर से अपने नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर आने की जरूरत नहीं है ना। तो और ये देखो, एक कॉफी के दाम में, मतलब अपनी महिला मित्र को इतनी की तो तुम कॉफी पिला देते हो, है ना। तो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो, दीपावली का टाइम अब तो तुम्हारे पास पैसे भी होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है कोई, किसको, कुछ, है ना। जैसे देखो, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। जब भी अपन इन प्रोनाउन का यूज करते हैं तो अपन किसी खास इंसान की बात नहीं कर रहे होते। जैसे मैं कहूँ कि यार कोई इस कांच को तोड़ गया, समवन ब्रोक दिस ग्लास, है ना, या समवन ब्रोक दिस विंडो, कोई इस कांच को तोड़ गया। तो अब अपने को तो नहीं पता ना कौन तोड़ गया, यानी किसी भाई इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, अपने को नहीं पता ये काम किसने किया है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखिए इसका नाम पढ़िए आप, इनडेफिनेट, यानी जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित प्रोनाउन है ना, जिसके बारे में अपन निश्चित नहीं हो, अनिश्चित प्रोनाउन। तो इसमें कौन आता है? समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। और ये सारे नॉर्मली क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इस चीज का और ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और किसी अगर निर्जीव चीज की बात कर रहे हो तो आप समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये होगा निर्जीव चीज के लिए। फिर अगर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो देखो ये प्लूरल हो सकते हैं, है ना, ये प्लूरल हो सकते हैं। जैसे फ्यू आ गया, सेवरल आ गया, मेनी आ गया, ऑल आ गया, सम आ गया, नन आ गया, वन आ गया, ईच आ गया, बोथ आ गया, नाइदर आ गया, आइदर आ गया, एक्सेट्रा आ गया, है ना। अब ये जो वन है ना, इसके बारे में थोड़ी आगे अपन डिटेल से बात करेंगे। एक बार इसको देखो तुम, है ना। आगे चलते हैं। तो ये है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई साहब ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होंगे तो अपने साथ हमेशा जो वर्ब है वो भी क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। तो बस अब आपको क्या करना है कि भाई जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है उसके साथ जो सिंगुलर वर्ब है उसको ढूंढ निकालो। तो देखो एवरीबडी हैव फिनिश देयर वर्क, तो हैव है वो प्लूरल होती है इसलिए अपन ने काट दिया। एवरीबडी हैव फिनिश देयर वर्क्स, ये देखो हैव आ गया तो यहाँ भी कट हो जाएगा। एवरीबडी हैव फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ भी हैव आ गया, ये भी कट हो जाएगा। एवरीबडी हैज फिनिश्ड हिज वर्क, है ना। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग देखना, यहाँ पे एवरीबडी आया है, यहाँ पे हीज आया है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे हर क्यों नहीं आ सकता? तो देखिए जब कभी भी अपन ने कोई इंग्लिश में कोई जेंडर निर्धारित नहीं करके दिया हुआ हो तो अपन क्या करेंगे? अपन उसको ही मानेंगे, है ना। जब कभी भी इंग्लिश में अपने को कोई जेंडर है वो निर्धारित करके नहीं दिया गया हो तो अपन उसको क्या मानेंगे? अपन उसको हीज मानेंगे, है ना। और ये सिंगुलर है इसलिए अपन ने यहाँ हीज लगाया है, अगर प्लूरल होता तो यहाँ देयर्स लगाते। समझ गए? चलिए वेरी गुड, आगे चलते। नो द आंसर टू द क्वेश्चन, है ना, नो द आंसर टू द क्वेश्चन। अब देखो, अब एक बात है, यहां पे क्या आएगा आप मेरे को बताओ? क्या यहाँ पे एनीवन आएगा, समवन आएगा, या एवरीवन आएगा? जब अपन एनीवन लगाए, एनीवन नो द आंसर टू द क्वेश्चन, यानी अपन कोई सवाल पूछ रहे हैं, क्या किसी को इस सवाल का उत्तर पता है ना। तो अब अपन सवाल तो नहीं पूछ सकते क्योंकि एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, इसलिए एनीवन तो आएगा नहीं।
और अपन ऐसे भी नहीं बोल सकते समवन नो द आंसर टू द क्वेश्चन, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एंड में यही बचा एवरीवन, कि हर किसी को इस जो क्वेश्चन है ना उसका उत्तर पता है ना, इसलिए सी सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे सिर्फ कॉमन सेंस काम आता है इंसान का। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वन शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। हाँ, अब मैं एक चीज और बता दूं, प्रोनाउन होता है, एक तो होता है वन, ठीक है, एक होता है वन, आप कहोगे सर दोनों एक ही तो है, मेरी बात सुनो। एक होता है वन सेल्फ, ठीक है, और एक होता है वन सेल्फ, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं, अभी ये क्या क्या है। तो देखो ये वाला वन है ना, ये तो है अपना सब्जेक्ट, ये वाला वन है ना, ये है अपना ऑब्जेक्ट, और ये वाला वन सेल्फ है ना, ये है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये वन सेल्फ ना, ये है एडजेक्टिव। तो एक बार अपन इसको तो पढ़ेंगे नहीं, है ना, इन तीन के बारे में बताता हूं मैं आपको। तो वन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं कि यार इंसान को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, है ना, इंसान को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। तो अपन उस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वन शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, है ना, या वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, या इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए तो वन शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए तो वन शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। तो जब हिंदी में आप बोलते हैं इंसान, है ना, तो अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको वन बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे है कि भाई सही सेंटेंस क्या है, असल में सेंटेंस का मतलब ये है कि वन शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, कि भाई एक को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, यानी इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे जो वन है अपन ने सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रखा है, यहाँ पे वन है अपन ने सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रखा है, वन शुड ऑलवेज हेल्प्स अदर। अब यहाँ पे देखो हेल्प्स आया क्यों, क्योंकि वन अपना सिंगुलर है, इसलिए क्या आ गया, हेल्प्स आ गया, ठीक है, इसलिए अपना बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि वैसे ये क्या है, वैसे ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है ना, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, समझ गया। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ वन एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वन एज ऑब्जेक्ट बताओ, वहां पे अपन ने सब्जेक्ट के तौर पे देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे देखो। तो वन मस्ट ऑलवेज हेल्प अदर, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट की जगह है, ये कट गया। सी बिलीव्स इन वन, वह एक में विश्वास करती है, तो इसको भी एक बार रखेंगे, है ना, अपन आगे पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे। वन मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव वन सेल्फ, ये नहीं होगा, और वंस ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट। तो सी बिलीव्स इन वन ये वाला सही होगा, क्योंकि इसमें वन क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे अपन जो वन है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे, जो होगा वन सेल्फ, ठीक है। तो वन शुड बिलीव इन वन सेल्फ, एक इंसान को खुद पे विश्वास होना चाहिए, वन शुड बिलीव इन वन सेल्फ, है ना, ये हो गया वन सेल्फ। तो अपन ने वन को देखा एज ए सब्जेक्ट, अपन ने वन को देखा एज ए ऑब्जेक्ट, और अपन ने वन सेल्फ को देखा, है ना, एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक चीज और देख लो, वन को तुम एग्जेक्टिव की तरह और देख लो, है ना, वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी, है ना, वंस ड्यूटी यानी भाई खुद की ड्यूटी का ध्यान रखना चाहिए, ये एग्जेक्टिव है। तो इसको अगर तुम एक बार सीरियस भी नहीं लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे एग्जेक्टिव में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह दी इसलिए मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, है ना। देखो अगर प्रोनाउन का मैं कोई सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट बताऊं ना तो वो यही है ना, यानी हु और हुम में अंतर, कि कहाँ पे हु आएगा कहाँ पे हुम आएगा, इसमें अंतर। ये रिफ्लेक्टिव अपने रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव यानी संबंध बताने वाले प्रोनाउन। तो चलिए इनको पढ़ते हैं और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कहाँ हु आएगा कहाँ हुम आएगा, चलिए, है ना। देखिए, ए रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स ए क्लोज और ए फ्रेज टू ए नाउन और ए प्रोनाउन, इट रिलेट्स द सबऑर्डिनेट क्लोज टू नाउन टू ए मेन क्लोज। यानी अपने को नाउन की थोड़ी सी डिटेल बताएगा और ये नाउन को बाकी के जो सेंटेंस है उसके साथ जोड़ेगा, है ना। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे आएगा, यानी मान लो अगर अगले ने यहाँ पे आपको खालिस्तान करके दे दिया होता तो आप कैसे बताओगे कि यहाँ हु आएगा या हुम आएगा। तो एक मेरी बात सुनना, थोड़ा सा मेरे को आगे चेक कर लेता हूँ, हाँ, है ना, एक मेरी बात सुनना कि जो हु है ना वो आएगा हमेशा सब्जेक्ट के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हु पर्सन के लिए आता है, एज ए सब्जेक्ट आता है। फिर आता है हु, ये भी पर्सन के लिए आता है लेकिन ये एज ए ऑब्जेक्ट आता है ना, ये किसके लिए जगह आएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा।
आपको कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। इनको एक बार थोड़ा बाद में देखते हैं, इन तीनों को एक बार, इन तीनों को छोड़ो, इन दो को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला जरा आप सेंटेंस देखो, द टीचर हु टॉट मी इज काइंड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अगर खालिस्तान होता तो आप यहाँ पे क्या लगाते, ये आप कैसे पहचानोगे, मैं जरा आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप कहोगे सर बता दीजिए। आपने कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम सुना है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने कभी नाम सुना है? चलो मैं आपको हु के बारे में अच्छे से बता देता हूँ, इस पेज पे आ जाओ, इस मतलब इस सेंटेंस के सारे मैं आपको बता देता हूँ। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कभी नाम सुना है ना? सब्जेक्ट वर्ब, कहा यह जाता है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए, इनके बिना एक सेंटेंस है वो नहीं बन सकता। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना जब मैं आपको ये अगली बात बताऊं, कि यहां पे मैंने बोला द बॉय, ठीक है, हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, वह लड़का जो वहां खड़ा है ये मेरा भाई है। अब इसमें आप एक चीज देखना, ये तो आ गया सब्जेक्ट, है ना, ये आ गया स्टैंडिंग, आ गई वर्ब, है ना, और ये इज माई ब्रदर है ना, ये क्या आ गया, देयर इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, ये क्या है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, ये क्या आ गया, ये आ गया अगला दूसरा सेंटेंस, लेकिन वैसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। जैसे देखो, ये इतना अलग सेंटेंस है ना, और ये बचा हुआ सेंटेंस अलग है। अब आप मेरी एक बात सुनो, है ना, अब प्लीज जरा ध्यान से सुनना, इस चीज को मिस मत कर देना। ये है ना द बॉय, ये है एक सब्जेक्ट, ठीक। अब इसकी वर्ब कहाँ है, वो है, ये रही इसकी वर्ब, है ना, इज माई ब्रदर, ये क्या है, इसकी वर्ब है ना। तो देखो एक सब्जेक्ट हो गया, उसको एक वर्ब मिल गई और एक ऑब्जेक्ट मिल गया, समझ गए, ये वाला जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक बात देखो, इज स्टैंडिंग, ये भी तो एक वर्ब है, तो इसको भी तो एक सब्जेक्ट चाहिएगा, और अगर यहाँ पे खाली जगह होती तो अपने को पता होता कि यार यहाँ तो अपने को सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ तो अपने को सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए अपन यहाँ क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। नहीं समझे, देखो फिर से समझने की कोशिश करो। अपने पास ये दो सेंटेंस है, द बॉय, ठीक है, इज माई ब्रदर, है ना, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। द बॉय इज माई ब्रदर हु इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, हु इज स्टैंडिंग देयर। अब मैं कहूं कि मान लो यहां पे खालिस्तान होता, ठीक है, यहां पे खालिस्तान होता, और वो आपको कहता है कि हु या हूम में से एक चीज भरो यहाँ पे, तो अब क्या भरते। तो देखो अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होता कि भाई सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ये वाला सेंटेंस पूरा हो गया। अब यहाँ पे भी ये क्या है, वर्ब आ गई, एडवर्ब आ गई, यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता है अगर एक सेंटेंस में वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट तो होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट एक सेंटेंस में होना जरूरी है। अगर एक करता ही नहीं होगा तो काम करेगा कौन, है ना, एक करता ही नहीं होगा तो काम करेगा कौन, इसलिए अपन है वो सब्जेक्टिव फॉर्म को चुनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की जगह खाली होती तो अपन ऑब्जेक्टिव फॉर्म को चुनते, है ना। तो आपको समझ में आ गया वो कहां पे लगाना है। अब मैं आपको हुम लगाना और सिखा देता हूं, उसका इंतजार करना। अगला देखो, द गर्ल whom you met is my friend, है ना। अब एक चीज देखना, द गर्ल आ गई, है ना, द गर्ल आ गई, अब यू मेट इज माई फ्रेंड, है ना, द गर्ल इज माई फ्रेंड whom you met। ठीक है, अब मेरी बात सुनने की कोशिश करना, खाली जगह कहाँ पे, मतलब अपन पीछे वाले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सेंटेंस खाली जगह नहीं है। एक सेकंड में एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ तो अपने को दिक्कत नहीं होगी, है ना, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकना, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे अपन बात करते हैं द गर्ल, ठीक है, whom the girl whom you met is my friend, you met is my friend, है ना, the girl whom you met is my friend। अब ये वाला सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस है, यहां से अपन जरा whom को हटा देते हैं, एक खालिस्तान दे देते हैं।
अब आपसे किसी ने पूछ लिया यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा, तो आप कैसे बताओगे? तो वही बात है, पहले सब्जेक्ट और वर्ब के जोड़े बनाओ। तो एक तो ये सब्जेक्ट आ गया, है ना, इसकी ये वर्ब आ गई, ठीक है, ये वर्ब आ गई। एक ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, इसकी ये वर्ब आ गई। यानी जितने भी सब्जेक्ट थे उनको उनकी वर्ब मिल गई है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के सारे जोड़े बने हुए हैं। सारे जोड़े बने हुए हैं तो इसका मतलब अपने को सब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब अपने को सब्जेक्ट चाहिए होगा तो उसके लिए एक वर्ब और चाहिए होगी, वो अपने पास है नहीं। तो अपन इसलिए यहाँ पे हूम को रखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और जब अपने को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती तो अपन हूम को टिकाते हैं। आप मेरी बात समझ गए कि कैसे आपको सब्जेक्टिव केस चूज करना है, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव केस चूज करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, फिर हुज है ना, ये आता है अधिकार बताने के लिए, है ना, ये आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, ये अधिकार बताने के लिए आता है। जैसे द बॉय हुज बुक इज लॉस्ट इज ब्लाइंड, वह लड़का जिसकी किताब खो गई है वह रो रहा है। तो किताब किसकी? उस लड़के की है, अधिकार बता दिया ना अपन ने। तो बस सिंपल सी बात है। विच आएगा एनिमल के लिए, है ना, किसी जानवर के लिए या किसी निर्जीव वस्तु के लिए विच आता है। द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, वह किताब जो तुमने मुझे दी थी वो इंटरेस्टिंग है। तो निर्जीव चीज के लिए विच आ गया। अब एक और चीज है जो इंटरेस्टिंग है, वो है दैट। दैट की खास बात यह है कि इन सब की जगह है ना, इन सब की जगह दैट आ सकता है, आ सकता है। ये तो हो गई दैट की खास बात, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ दैट ही आता है। वो कौन सी जगह है, चलिए जानते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना बताने के लिए, है ना। आगे चलते हैं। तो देखो ये वाला सेंटेंस, द बॉय विच केम हियर इज माई कजन, तो इसमें एक बार ढूंढने की कोशिश करो, हु लगेगा या हुम लगेगा, है ना। तो देखो द बॉय का द बॉय आ गया, है ना, केम हियर, तो ये द बॉय, सॉरी 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 सॉरी, देखो ये है सब्जेक्ट, ये है इसकी वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, ये है सब्जेक्ट, ये है इसकी वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये वाला सही हो गया। यहाँ पे हुई आएगा, हुम नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हुम आएगा तो फिर इस वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहाँ पे ढूंढोगी, ठीक है। ये बात मैंने तुम्हें डिटेल में समझा दी है, अगर समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। द गर्ल, वही बात है, हुम यू मेट यस्टरडे इज माई सिस्टर, क्योंकि देखो इस गर्ल है, इसकी तो वर्ब ये रही, और यू है, इसकी ये रही। तो अब यहाँ पे तो मतलब सब्जेक्ट तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट बचने के लिए तो आपको वर्ब वापस लानी पड़ेगी। तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लगा दोगी, हुम लगा दोगे। आगे चलते हैं। द पेन, पेन क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो उसके साथ विच आ जाएगा, है ना, ये तो मैंने बता ही दिया तुमको। और द मैन, अब देखो वह आदमी जिसकी गाड़ी खो गई थी वह मेरा पड़ोसी है, तो सीधी सी बात है, कार का अधिकार दर्शा रहे हैं, तो वूज आ जाएगा, सिंपल है। अब दैट वाले समझो तुम, दिस इज द बेस्ट मूवी, है ना, यहां पे दैट आएगा, दैट आई हैव एवर वॉच्ड। अब मैंने बिना देखे ही यहां पे दैट क्यों लगा दिया, आप बताओ, बता सकते हो? नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, सीख नहीं तो आए हो, मैं बता देता हूं। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है ना, है ना, है ना, देखो सुपरलेटिव डिग्री आ गई ना कि यह सबसे बेस्ट मूवी है जो मैंने आज तक देखी है ना, यह सबसे लंबा लड़का है जिसे मैं जानता हूं। तो जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट आता है। इस चीज का ध्यान रखना कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा। किसके लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आएगा। आगे चलते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, यहां भी दैट आएगा। आप कहोगे सर अब इसके पीछे क्या रूल है, तो जब कभी भी सेंटेंस में आल आ जाए, है ना, आल आ जाए, तो वो हमेशा अपने साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेता है। यानी अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जगह हो ना तो वहां सिर्फ दैट आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आल के साथ हमेशा दैट आएगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब आप कहोगे सर हम नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो या तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके प्रोनाउन ढूंढ लेना, ये सारे तुम्हें लिखे हुए मिल जाएंगे, या एक एक वीडियो पे एक एक पर्सन पे रुको और फिर खुद अपने हाथों से नोट्स बनाओ जो बातें मैं बोल रहा हूँ, है ना। एक, अब यहाँ पे देखो कि क्या आएगा, द मैन एंड द हॉर्स विच वर इंजर्ड हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, क्या ये सही है?
द मैन एंड द हॉर्स दैट वर इंजर्ड हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, क्या ये सही है? द मैन एंड द हॉर्स हु वर इंजर्ड हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, क्या ये सही है? या द मैन एंड द हॉर्स whom were injured have been taken to the hospital, क्या ये सही है? तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एक पर्सन भी आ गया और यहाँ पे एक एनिमल भी आ गया, है ना? तो जब भी सजीव और निर्जीव चीज या सजीव या एक एनिमल साथ में आ जाए तो वहां भी हम हमेशा अपन दैट लगाएंगे, ये चीज भी समझ लेना, है ना? द मैन एंड द हॉर्स दैट वर इंजर्ड हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, इन सारे सेंटेंसों में सबसे सही ये दैट वाला है। बाकी और कोई कहीं सेट बैठते हो, लेकिन जब निर्जीव सजीव या एक व्यक्ति या एक जानवर साथ में आ जाए तो अपन दैट लगाएंगे, है ना? क्योंकि हु और हुम, है ना, ये सिर्फ इंसानों के लिए लगते हैं, इंसान के लिए लगते हैं। तो देखो ये तो अपने आप गलत हो गया। अब विच है वो या तो निर्जीव चीज के लिए लगेगा या एनिमल के लिए लगेगा, लेकिन यहाँ तो इंसान आ गया ना, तो ये दोनों ही रूल यहाँ पे काम नहीं करते, इसलिए अपन यहाँ क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। आगे चलते हैं। सी इज ओनली स्टूडेंट, है ना, गॉट फुल मार्क्स, तो यहाँ पे दैट आएगा। अब इसके पीछे का रूल ये है कि जब कभी भी ओनली आ जाए ना, सिर्फ सिर्फ आ जाए, तो ओनली के साथ है ना हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है? दैट आता है। इतना सिंपल। ओनली के साथ भी हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है? दैट आता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वोट की, है ना? क्या बात करेंगे? बात करेंगे वोट की। तो देखो वोट है वो अपने साथ कभी एंटीसीडेंट यूज नहीं करता। अब आप कहोगे सर ये एंटीसीडेंट होता क्या है? एंटीसीडेंट वो होता है जैसे मैंने कहा रिया, है ना, इज ए गुड गर्ल, है ना, शी ऑलवेज गेट्स फुल मार्क्स। ठीक है, तो मान लो ये मैंने सेंटेंस बनाया कि वह हमेशा फुल मार्क्स लेके आती है, तो यहाँ पे मैंने रिया बोला, यहाँ पे मैंने सी बोला, तो ये सी किसकी जगह आया है? ये रिया की जगह आया है ना। तो अब सी का एंटीसीडेंट क्या है? रिया है। ये तो आप बात आ गई तुम्हें रिया की समझ में। ठीक है, अब कहा यह गया है कि वोट है ना वो कभी एंटीसीडेंट नहीं लेता। उदाहरण के तौर पे अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक, तुम वह किताब ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं अपन वोट की, है ना? तो अब यहाँ पे ये है ना, यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक, तो यहाँ पे द बुक को रिलेट क्या कर रहा है? विच। लेकिन वोट है ना वो किसी चीज को रिलेट नहीं करता। अगर आपको ये सेंटेंस वोट के साथ बनाना है तो आप ये लिखोगे यू कैन टेक वोट यू लाइक, है ना? जैसे एक तो तुम ऐसे बोलोगे कि इनमें से जो किताब तुम्हें पसंद है वो ले लो, या एक तुम ऐसे बोलोगी कि जो भी तुम्हें पसंद है, किताबों की तरफ इशारा करके तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम लोगे, है ना? तो अगर किताब आई हो, है ना, एक नाउन आया हो जिसको आपको रिलेट करना हो, तब तो क्या आएगा? विच आएगा। लेकिन अगर नाउन नहीं आया हो तो वोट आएगा। जैसे यू कैन एट सॉरी जैसे यू कैन ईट द फूड विच यू वांट, तुम जो भाई खाना खाना चाहते हो तुम खा सकते हो। तो इस चीज को तुम ऐसे भी तो बोल सकते हो, यार जो तुम्हें खाना है वो खाओ, है ना, या जो तुम खाना चाहते हो खा लो। ठीक है, तो बस यही बात है कि वोट है वो अपने साथ नाउन नहीं लेता, बस इतनी सी बात है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कि ये कौन सी चिड़िया है ना? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है रेसिप्रोकल सब्जी बन रही है लगता है मम्मी एग्जॉस्ट फैन ऑन करना भूल गई। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन टू और मोर पर्सनल, है ना, पर्सन्स और थिंग एक्ट इन द सेम वे, है ना, टुवर्ड ईच अदर, यानी आदान प्रदान की जब स्थिति बनती है ना तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे मान लो कि मेरे सामने कोई खड़ा है, मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने मेरे को थप्पड़ मारा, तो आदान प्रदान हो गया है ना? मेरे सामने कोई खड़ी है, मैंने उसको लाइन मारी, उसने मेरे को लाइन मारी, आदान प्रदान हो गया है ना? तो जब दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच आदान प्रदान होता है तो अपन रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। दो तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर आता है दो चीजों के लिए, यानी जब दो व्यक्ति या दो लोगों के बीच आदान प्रदान हो रहा हो तब तो आएगा ईच अदर। लेकिन दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो ना, दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो, दो से ज्यादा वस्तुओं की बात हो रही हो, तो आएगा वन अदर। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझो कि जैसे देखो द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, ये वाला सही है ना, द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, क्योंकि दो बहनों की बात हो रही है,
और मैंने कहा जब भी दो की बात आती है दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करती है, यानी वो उसको प्यार करती है, वो उसको प्यार करती है, तो इसलिए क्या आएगा, ईच अदर आ जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति दो से ज्यादा हो, जैसे ऑल द प्लेयर कॉन्ग्रेचुलेटेड, है ना, वन अनदर। अब यहाँ पे वन अनदर इसलिए है क्योंकि मान लो एक टीम में 11 प्लेयर है, सब ने एक दूसरे को बधाई दी, यानी हर बंदे ने 10 बंदों को बधाई दी, हर प्लेयर ने हर दूसरे प्लेयर को बधाई दी, तो सबने आपस में बधाई दी, तो सबने आपस में बधाई दी, इसलिए क्या आएगा, वन अनदर। समझ गए? तो इसी के साथ मेरे हिसाब से आपकी नाउन की क्लास है वो पूरी हो गई है ना, नाउन की क्लास पूरी हो गई है। अब देखो ऐसी जल्दी जल्दी मैं जितनी ज्यादा जल्दी हो सके मैं कोशिश करूंगा, एक दो दिन तो लगेंगे क्योंकि मेरे को खुद को नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब इस तरह से नोट्स बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारा 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि हाँ सर मैं ऐसे टेस्ट भी देना चाहता हूँ, तो टेस्ट में अपन आगे चल रहे हैं, है ना, टेस्ट अपलोड हो चुके हैं आर्टिकल तक के, तो जाओ जाके टेस्ट भी देना चाहते हो तो टेस्ट भी दो, और अगर यहाँ पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय।